ओके। तो क्लास 10th में साइंस में केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी पड़ेगी इस चैप्टर में कि व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो केमिकल रिएक्शन समझ लें, फिर उसके बाद इक्वेशंस को देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए पहले तो आप कुछ प्रोसेसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं उनको कंसीडर करेंगे। तो उनमें से जो सबसे पहली प्रोसेस मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो है, जैसे एग्जांपल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। ये प्रोसेस है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है ना। ओके। तो जब मेल्टिंग ऑफ आइस की प्रोसेस होती है ना, तो ये बात ध्यान रखना आप, ये बात आपको याद रखनी है कि मेल्टिंग ऑफ आइस की जब प्रोसेस होगी तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज तो ये होगा कि इधर हो गई आपके पास आइस, है ना, और यहाँ पर कोई एक प्रोसेस होगी। क्या होगी? प्रोसेस, ठीक है ना। उस प्रोसेस का नाम आपने क्या रखा है? मेल्टिंग, अभी के लिए, ठीक है ना। और आइस की जब मेल्टिंग की प्रोसेस हो जाएगी तो उस प्रोसेस के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर में, है ना। ये हमने ऑब्जर्व किया। ओके। नाउ एक और हम प्रोसेस ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए लिया हमने इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर के केस में क्या होता है ये देख लेते हैं हम। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर के केस में, प्यारे बच्चों, इस कंडीशन को अगर हम इस प्रोसेस को ध्यान से समझें तो हमारे पास क्या है? वाटर, और वाटर के साथ एक प्रोसेस कराई जा रही है। क्या कराया जा रहा है? प्रोसेस। ध्यान रखना, प्रोसेस बस बार बार यूज करूंगा। प्रोसेस कराई जा रही है। कौन सी प्रोसेस कराई जा रही है? तो आंसर है इवेपोरेशन की, ठीक है ना। इवेपोरेशन की प्रोसेस कराई जा रही है। इसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आंसर है कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएंगे वहां पर? वाटर वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चलो एक और प्रोसेस कंसीडर कर लेते हैं हम। थर्ड थर्ड प्रोसेस हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए एक प्रोसेस और हमने कंसीडर की, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो देखो आपके पास है शुगर, ठीक है ना, आपके पास है वाटर, और इसके बाद आप क्या कर रहे हो? एक प्रोसेस करा रहे हो, ठीक है ना। आप जब ये प्रोसेस करा रहे हो, कौन सी प्रोसेस करा रहे हो? डिसोल्यूशन, है ना। ये प्रोसेस जब आप करा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? एक शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। क्या मिल रहा है? शुगर सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया शुगर सॉल्यूशन। तो आप इन तीनों प्रोसेस को अगर ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, तो इनमें एक चीज देखने को मिलती है कि जब ये प्रोसेस कराई जा रही है, इस प्रोसेस को कराने से पहले जो यहाँ पर सब्सटेंस है, और प्रोसेस के हो जाने के बाद जो यहाँ सब्सटेंस है, ये दोनों सब्सटेंस एक ही हैं। इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस क्या है? नथिंग बट H2O, है ना। ये भी क्या है? वाटर है ना। और वाटर, ये भी H2O, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में मैंने देखा कि जो मेरा ओरिजिनल सब्सटेंस था, इसका नाम थोड़ी देर के लिए मैंने क्या नाम रख दिया? ओरिजिनल सब्सटेंस। और ये न्यू सब्सटेंस, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो भी वाटर है, और जो प्रोसेस के बाद हमें मिला न्यू सब्सटेंस वो भी क्या है? वाटर है। ओके। इसी तरह से यहां पर आ जाइए, सेकंड वाली प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले प्रोसेस के केस में यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? वाटर। जब आप इवेपोरेशन ऑफ वाटर कराते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वाटर। इवेपोरेशन की प्रोसेस बन जाती है, उसके बाद आपको वाटर वेपर मिले, वो भी क्या है? H2O। तो पहले भी H2O है और बाद में भी हमें क्या मिल रहा है? H2O। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस है हमारा और जो न्यू सब्सटेंस है वो दोनों सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया उनमें। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले क्या था? शुगर और वाटर।
फिर बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, शुगर एंड वाटर, ये दोनों चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेसेस हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी देखते हैं जिनमें एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद भी कि सब्सटेंस की ओरिजिनल जो उसकी प्रॉपर्टी होती हैं वो लॉस नहीं करता है, वो सब्सटेंस वैसा का वैसा ही बना रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो आइस की जो प्रॉपर्टी होंगी केमिकल, वही प्रॉपर्टी वाटर के पास होती है। यहाँ पर जो वाटर की प्रॉपर्टी है वैसी वाटर वेपर की प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर शुगर वाटर की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर भी शुगर वाटर की वो प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनाने की ऐसी प्रोसेस आए, क्या आए, ऐसी प्रोसेस, ध्यान रखना इस टर्म का यूज करना, ऐसी प्रोसेसेस आए जिसमें ओरिजिनल से न्यू सब्सटेंस बन रहा हो, लेकिन न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कोई नया केमिकल सब्सटेंस बन के तैयार नहीं हो रहा। तो ऐसे जो चेंजेज होते हैं या ऐसी जो प्रोसेस होते हैं प्यारे बच्चों, उनका नाम होता है फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, क्या नाम रखते हैं, फिजिकल चेंज कह देते हैं उनको या प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने अभी लिखे हुए हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि जब भी हम अपने आसपास कोई प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑब्जर्व करने पर यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यही इसी टाइप के हों। ऐसा भी हो सकता है कि हमने ऑब्जर्व किया कि एग्जाम्पल के लिए जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की मैं बात करूं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में आप ये देखो कि जब हमारा सब्सटेंस हम लेते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो स्टार्टिंग में ओरिजिनल जो सब्सटेंस है हमारे पास क्या है, वो आयरन। फिर इसके बाद क्या होती है, एक प्रोसेस। ठीक है, क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, रस्टिंग। ठीक है ना, रस्टिंग की प्रोसेस आप करा रहे हो। और इस रस्टिंग की प्रोसेस के बाद जो सब्सटेंस बन के तैयार होता है वो होता है आयरन का ऑक्साइड, है ना। पहले हम क्या लेकर चले थे यहाँ पर, आयरन, और अब हमें क्या मिल रहा है, आयरन का ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था, है ना, और जो अब बाद में प्रोसेस हो जाने के बाद जो सब्सटेंस बना है उसमें न्यू सब्सटेंस बन गया है। कैसा सब्सटेंस बन गया है, न्यू सब्सटेंस। जबकि इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसके बाद न्यू सब्सटेंस नहीं बना, या मैं कहूं कि जो उसकी ओरिजिनल जो सब्सटेंस था उसी की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रही। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कहूं कि मैं यहाँ पर न्यू वर्ड ना यूज करके जो ओरिजिनल सब्सटेंस था ये वैसे का वैसा ही रहा। तो अभी भी यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस ही है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जब हम ओरिजिनल जो भी सब्सटेंस लेकर चले थे अब वो चेंज हो गया है। चेंज हो गया है क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है और यहाँ पर जो सब्सटेंस है इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना। तो फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, है ना। क्या एग्जांपल ले रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, इसकी बात करते हैं चलो। तो कोक मतलब कार्बन, ठीक है ना, कोक मतलब कार्बन, और एयर मतलब O2। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस कराएंगे। ठीक है, करा लेते हैं। एक हम प्रोसेस कराने वाले हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, बर्निंग। ठीक है। ये जब बर्निंग की प्रोसेस कराई जाती है तो यहां पर कुछ बन के तैयार होगा। क्या बन के तैयार हुआ, CO2। तो जो सब्सटेंस पहले थे यहां पर वो थे कार्बन, है ना, और क्या था, एयर। अब जो नया सब्सटेंस बन के तैयार हुआ है वो बना है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और ये बात आप जानते हो या आपको पहले से पता है कि कार्बन और एयर, इनकी प्रॉपर्टी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कैसी होती हैं, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर से अगर हम इन दोनों प्रोसेस को ध्यान से समझें, फोर्थ और फिफ्थ वाले को, तो इनमें हमने ये देखा कि यहाँ प्रोसेस कराने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, है ना। और जबकि हम फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंज में हम ये देख रहे कि थे कि जितने भी ओरिजिनल सब्सटेंस से
जब भी हमारे पास प्रोसेस हो जाने के बाद सब्सटेंस मिलता था, उनकी प्रॉपर्टी कैसी रहती थी? सेम प्रॉपर्टी रखते थे वो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफरेंट प्रॉपर्टी रख रहा है। तो ठीक है, तो यहीं से हमने इन प्रोसेस का कुछ नाम रख दिया। हमने कहा इस तरह के जो चेंजेस आएंगे, किस तरह के चेंजेस? ऐसे चेंजेस जिसमें प्रोसेस हो जाने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंस या इस तरह के जो चेंजेस होंगे वो क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंजेस। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? केमिकल चेंज। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो फिर से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं कोई एक प्रोसेस करा रहा हूं और उस प्रोसेस को कराने पर, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस से मैंने एक प्रोसेस कराई और प्रोसेस कराने पर क्या हुआ? कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, है ना। जो सब्सटेंस ये था वही सब्सटेंस यहाँ पर बना, दोनों सब्सटेंस सेम है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होंगी उनका नाम क्या रखोगे आप? फिजिकल चेंज, है ना। बिल्कुल सिंपल है। और अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक सब्सटेंस है और यहाँ पर एक प्रोसेस कराई और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का नाम हम क्या रखेंगे? केमिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अब प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर आप प्रोसेस कराते हो ना, जिसमें केमिकल में चेंज आ जाता है, तो ऐसी प्रोसेस का नाम हम क्या रखते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या नाम रखते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हो, तो आप बिल्कुल सिंपल सा आंसर ये दोगे कि जब भी कोई एक प्रोसेस कराई जाए, आप ये ध्यान रखना कि हर बार क्या कराई जा रही थी? एक प्रोसेस, है ना। हमेशा एक प्रोसेस कराई जा रही थी। जैसे यहाँ पर एक प्रोसेस कराई जा रही थी, कौन सी? मेल्टिंग की प्रोसेस। ये जो नीचे लिखी हुई है ये प्रोसेसेस के नाम है ना। जैसे यहाँ पर भी एक प्रोसेस कराई जा रही थी, कौन सी? इवेपोरेशन की प्रोसेस, है ना। यहाँ पर भी एक प्रोसेस कराई जा रही थी, किसकी? डिसोल्यूशन की प्रोसेस, है ना। यहाँ पर भी एक प्रोसेस कराई जा रही है, कौन सी प्रोसेस? रस्टिंग की प्रोसेस। यहाँ पर भी एक प्रोसेस कराई जा रही है, कौन सी प्रोसेस? बर्निंग की प्रोसेस। तो अब प्रोसेसेस तो सभी जगह कराई जा रही है, लेकिन इनमें से कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जिनमें प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, है ना। कुछ प्रोसेस तो ऐसी देखने को मिल रही हैं जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। और जबकि कुछ प्रोसेसेस ऐसी देखने को मिल रही हैं जिसमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी केमिकल प्रोसेस, या मैं कहूँ सिंपल, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, उसका नाम तो हमने क्या रख दिया? फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या नाम रख दिया? फिजिकल चेंज। और ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें एक डिफरेंट सब्सटेंस बन के तैयार हो रहा है, केमिकल सब्सटेंस, उनका नाम हमने क्या रख दिया? केमिकल चेंज। और ऐसी प्रोसेसेस का नाम जिसमें केमिकल चेंज होते हैं, उनका नाम क्या रखा जाता है? केमिकल रिएक्शन। तो ये मीनिंग होता है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन सबको समझ आ गया होगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो क्या डेफिनेशन बनाएंगे? कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस सच दैट जो नया केमिकल सब्सटेंस होगा उसकी प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे कैसी होंगी? बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता होगा। ठीक है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यही डेफिनेशन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। क्या डेफिनेशन बनी? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो देखो, केमिकल सब्सटेंस, किसी एक केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें दूसरे नए केमिकल सब्सटेंस में क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या ले लिया आपने? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है ना। जैसे सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अब जैसे मिल्क की बात करूं मैं, मिल्क से एक प्रोसेस कराई गई, है ना, और क्या बन गया? कर्ड। तो मिल्क से कर्ड बन जाने के बाद आपको पता है मिल्क की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, कर्ड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। मिल्क से कर्ड बन जाना इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। और नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो केमिकल प्रोसेस हुई है, ये जो केमिकल चेंज आया है, इसका क्या नाम रखा जाएगा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड की अगर हम बात करें, तो आप इनटेक करते हो फूड और फूड से बन जाते हैं ग्लूकोज,
ग्लूकोज, या अभी एग्जाम्पल के लिए सिंपली मैं यहाँ पर एनर्जी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है फूड वो डिफरेंट है, यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद एक डिफरेंट न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, नए नए ग्लूकोज बन के तैयार हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बन के तैयार हुआ, ठीक है ना। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, इसमें जो खास बात आपको नोट कर लेनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है, वो ये है कि जब भी आप नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, ये बात ध्यान रखना, क्या बात याद रखनी है आपको, कि जब भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट भूल मत जाना। इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड which is completely different in properties from the original substance, ठीक है ना। ये वाली बात बस डिफरेंट है इसमें, जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के आपने ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उसका नाम केमिकल रिएक्शन रख देते हैं, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनका मैं आपको नाम बताता हूँ, ठीक है ना। नाम बताता हूँ या मैं कुछ बताता हूँ कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है जो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वैसे तो मैंने कई सारे एग्जांपल ले लिए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन ले लिया, और कोक की बर्निंग वाला एग्जांपल ले लिया, और भी कुछ अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बर्निंग ऑफ, ये वाला एग्जांपल भी याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है व्हाट हैपेंड व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, है ना। तो ये वाली बात याद रखना आप, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर के केस में क्या होता है सर, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जब भी आपको मैग्नीशियम जब भी लेबोरेटरी में मिलती है तो वो या तो वायर की फॉर्म में होती है या रिबन की फॉर्म में होती है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये एक वायर की तरह आपको दिखाई देगी, है ना। और इसकी जो सरफेस होती है बहुत ही शाइनी सरफेस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो आसपास जो मॉइस्ट एयर होती है ना, तो वो उस मॉइस्ट एयर से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है ना। क्या बना लेता है प्यारे बच्चों, एक लेयर बना लेता है। किसकी लेयर बना लेता है सर, ये मैग्नीशियम जो मॉइस्ट एयर मतलब वाटर, है ना, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या हो गया, वाटर। तो जब ये उससे रिएक्ट करता है ना, तो ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो लेयर बन के तैयार हुई है ना, ये लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है ना। किसकी लेयर है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन के तैयार हो जाती है यहाँ पर। तो फिर से जब भी आप लेबोरेटरी में आप कोई हाथ में, जैसे आपके हाथ में मैग्नीशियम रिबन आया या वायर आया, तो आप ये ध्यान रखना कि वो मैग्नीशियम नहीं होगा, उसकी मैग्नीशियम की जो सबसे टॉप वाली लेयर होगी ना, जो आपको दिखाई दे रही होगी शाइनिंग वाली, है ना, वो जो लेयर है वो हर हाल में कैसी रही होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रही होगी। तो इसका मतलब जब भी मैं आपको अगर एक मैग्नीशियम आपके हाथ में दूं, तो इसका मतलब मैंने आपके हाथ में क्या दिया, जो सबसे टॉप वाली लेयर दी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर दी। वो कहाँ से आ जाती है, जो मैग्नीशियम के, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आसपास जो भी मॉइस्ट एयर होती है वहां से रिएक्ट करके अपने ऊपर ये क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें तो लेकिन मैग्नीशियम की जरूरत है ना सर, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की जरूरत तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। पहले इसको हम क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद फिर अपना जो भी एक्सपेरिमेंट हमें करना है या जो भी रिएक्शंस करानी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे उससे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि जब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की बात हो रही है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उसको जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको हटा देना है, ठीक है ना, क्लीन कर लेना है। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, तो वहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों कर लेना चाहिए। तो आप आंसर समझ में आ रहा है आपको क्या करना है। आंसर ये है कि मैग्नीशियम की जो रिबन होती है या वायर जो होता है,
उसके ऊपर क्या होता है, वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रहती है। और हमें अगर चाहिए एक्सपेरिमेंट करना है मैग्नीशियम के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीशियम की लेयर को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए उसको क्लीन करना मस्ट है। ठीक है ना, इस तरह से आपका होगा। ओके, नाउ ठीक है, अब आपने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्लीन कर लिया। अब आपके पास सामने प्योर मैग्नीशियम ये रखा हुआ है। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, इसको बर्न कर रहे हो। बर्न करने के लिए आप क्या करोगे, एक कैंडल ले लो, है ना। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर एक कैंडल ले लो और फिर उस कैंडल की हेल्प से क्या करो, इसको बर्न कर लो। ठीक है ना, यहाँ पर बर्निंग करा दो। तो जब आप इसको बर्न कराते हो तो वहां पर आपको एक लाइट दिखाई देगी, है ना। क्या दिखाई देगी, लाइट। और लाइट दिखाई देने के साथ साथ आप अगर यहाँ पर नीचे एक चाइना डिश रख दो, यहाँ पर एक बाउल रख दो, और जिससे आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे आप इसको इसके पास लेकर जाओगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको, यहाँ पर आप कलेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ व्हाइट पाउडर कलेक्ट हो गया होगा, यहाँ से ऐसे लाइट के साथ साथ गिर रहा होगा वो व्हाइट पाउडर, यहाँ पर नीचे आ रहा होगा। ठीक है ना, तो वो जो व्हाइट पाउडर आ रहा है ना, वो व्हाइट पाउडर एक्चुअल में है क्या। तो आप अगर उसको चेक करते हो तो वो व्हाइट पाउडर आपको ये देखने को मिलेगा कि वो व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फिर से, जैसे ही आप एक मैग्नीशियम की रॉड को एक कैंडल के पास लेके आते हो तो क्या होता है, वहां पर इस तरह से यहाँ पर एक पाउडर इकट्ठा हो जाता है। और ये पाउडर एक्चुअल में कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो चलो मैं व्हाइट पाउडर ही बना देता हूँ। यहाँ पर व्हाइट कलर का पाउडर में देखने को मिलता है ऐसा। और ये जो व्हाइट पाउडर देखने को मिलता है ना, इसका नाम क्या होता है, तो आंसर है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या हुआ करता है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप ओरिजिनली किसको लेकर चले थे, तो आंसर है सर, हम लेकर चले थे मैग्नीशियम को। और जब एक हमने प्रोसेस कराई, कौन सी प्रोसेस कराई, उसको बर्न करने की प्रोसेस। तो बर्न करने की प्रोसेस के बाद हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो क्योंकि एक नया केमिकल सब्सटेंस बन के तैयार हो गया है सर, इसलिए आप जो ये करवा रहे हो, इस प्रोसेस का नाम रखा जाएगा केमिकल रिएक्शन। क्या नाम रखा जाएगा सर, केमिकल रिएक्शन नाम रखना चाहिए आपको इसका। क्योंकि जो नया सब्सटेंस बन के तैयार हुआ है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है, किससे, मैग्नीशियम से। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अब इसके बाद और भी क्या हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो आंसर है हाँ, बहुत तो हजारों एग्जाम्पल हैं, कितने भी एग्जाम्पल आप लेना चाहो वो ले सकते हो। और लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल कौन से हैं, तो आंसर है, जितने भी एक्टिविटी दी हुई है ना एनसीईआरटी की बुक में, वो तो सभी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड लेवल पर। तो उनमें से कोई ना कोई एक एक्टिविटी तो हर साल पूछी ही जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए और एक एक्टिविटी दे रखी होती है एनसीईआरटी की बुक में, वो भी बता देता हूँ। जैसे रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है ना, इन दोनों की पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है ना, ऐसा रहता है। तो यहाँ लिख लेता हूँ पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो लेड नाइट्रेट ले लिया। अब आपको क्या करना है, एक रिएक्शन करानी है ना। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक ले लो बीकर। आर्ट तो बहुत खराब है लेकिन फिर भी ठीक है। ये ये यहाँ पर ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक बीकर। और बीकर में हमने भर लिया, क्या भर लिया यहाँ पर, लेड नाइट्रेट। ठीक है, ओके, तो ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन यहाँ पर हमने भर लिया। ठीक है, इसका हम नाम रख देते हैं कि ये हमने क्या बनाया हुआ है, ये हमने इसमें भरा हुआ है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या लेने वाले हैं सर, दूसरा हमारा, हमें जो रिएक्शन करानी है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, वो करानी है पोटेशियम आयोडाइड से। तो फिर से बना लेते हैं एक बीकर। और इस बीकर में हम्म हम्म
एक बीकर बन जाओ अच्छा सा, यहाँ पर एक बीकर बना लिया, और उस बीकर के अंदर हमें क्या लेना है, इस बीकर के अंदर भर लेते हैं हम एक और सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है, ये किसका लिया है, हमें रिएक्शन किससे करानी है, तो आंसर हमें जो रिएक्शन करवानी है वो है पोटेशियम आयोडाइड की, तो हमने ये क्या लिया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ओके। तो क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराई जाती है, तो आंसर है जब आप इस सॉल्यूशन को ले जाकर इसमें मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो मिक्स करने पर आपके पास एक नया सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। वो सॉल्यूशन कौन सा होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो बन के प्यारे बच्चों तैयार होता है वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होता है। कैसा दिखाई देता है, लाइक दिस, ऐसा। यहाँ पर इस तरह का एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, और ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है वो है पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, ध्यान से देखते जाना, अभी स्लो स्लो चल रहा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, यहां पर कुछ और भी दिखाई देता है हमें, क्या दिखाई देता है सर, यहां पर कुछ दिखाई देने लग जाता है, ऐसे सॉल्यूशन के बीच में कुछ ना कुछ दिखाई देता रहता है। तो कैसा दिखाई देता है, इसको एक्चुअल जैसा कलर है वैसे ही बनाता हूँ, चलो मैं। कैसा दिखाई देता है, येलो कलर का, तो येलो ही बनाता हूँ। ठीक है, तो येलो कलर ले लेते हैं, येलो कलर, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। हम्म, ठीक है, येलो येलो येलो, इस तरह का आपको कुछ दिखाई देने लगेगा वहां पे। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, तो आंसर है कि ये जो आपको येलो कलर के जो दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे, येलो, क्या दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना, और ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है ये किस चीज का है, तो आंसर है ये है सर लेड आयोडाइड। क्या है, लेड आयोडाइड। ठीक है ना, लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। और जो जो यहाँ पर नीचे जो चल रहा है वो क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। नीचे जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना वो क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। वो सॉल्यूशन में ही रहता है, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो फिर से, जब भी हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से। तो जब इनको मिक्स करते हैं, इसको इसमें ले जाकर मिक्स करते हैं, तो मिक्स कराने पर क्या होता है, वहां पर नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। एक सब्सटेंस होता है लेड आयोडाइड, और दूसरा बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें से जो लेड आयोडाइड है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, और जबकि हमारा पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें, तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा किस फॉर्म में होता है, ये हमारा सॉल्यूशन की अंदर ही रहता है। ठीक है ना, तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नहीं दिखाई देता आपको। तो ये इस तरह से बन जाता है। तो ये भी एक किस तरह की रिएक्शन हुई, तो आंसर है जो हम ओरिजिनल सब्सटेंस लेकर चले थे ना हमारे, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था वो अब कन्वर्ट हो गया है किसमें, न्यू सब्सटेंस में। किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यू सब्सटेंस में। अब क्योंकि ये न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे सामने बोर्ड पर क्या हो रही है, ये हमारे स्क्रीन पर क्या चल रही है, एक केमिकल रिएक्शन। क्या चल रही है, एक केमिकल रिएक्शन। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराने पर एक्टिविटी जब आप कराते हो तो क्या होता है, तो इसका एक लाइन का और एक, अगर ऐसा आंसर दूं, बिल्कुल छोटा सा आंसर, तो उसका आंसर ये होता है कि वहां पर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, लेड नाइट्रेट का। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर है। एक्चुअल में वो जो आपसे पूछना चाहता है वो ये, कि वहां पर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, उसका क्या नाम होता है, तो आप क्या नाम दोगे, लेड आयोडाइड। ठीक है ना, क्या नाम दे दोगे, लेड आयोडाइड। येलो कलर का प्रेसिपिटेट किसका बनता है, तो फिर से नाम याद कर लो, क्या है, लेड आयोडाइड का बन जाता है। ठीक है, यही आपसे पूछा जाता है। तो ये एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या हमारे पास और भी रिएक्शन हो सकती हैं,
तो आंसर है कि हाँ, रिएक्शन तो हजारों हैं, मैंने पहले ही कहा बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन होती हैं और उनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछ ही ली जाती है ना। तो एक्टिविटी सारी करके जानी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे करने हैं और बैक एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन देखने हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्लास 10th 11th 12th केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो एनसीईआरटी से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी कभी नहीं आया है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसके बाद अब हम अगर नेक्स्ट रिएक्शन की हमारे पास बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हमारे पास और कौन सी हो सकती है। थर्ड हम ले लेते हैं एक और रिएक्शन, वो रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेना रिएक्शन बिटवीन जिंक, ठीक है ना, जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम क्या कर रहे हैं, तो आंसर है हम बहुत सारी रिएक्शन जो हम कुछ तो हमने ऐसी प्रोसेस देख ली जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, कुछ लेबोरेटरी में हम रिएक्शन कराते हैं, तो वो हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे आपने एक ले लिया फ्लास्क, है ना, और उस फ्लास्क में आपने छोटे छोटे पीस डाल दिए। किसके पीस डाल दिए, आपने जिंक के पीस डाल दिए, ठीक है ना। तो वो जिंक के पीस मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे, ये जिंक ग्रैनुअल से आप इसको बोलते हो, ये छोटे छोटे जिंक के पीस हैं, फाइन पीसेस, ओके। और अब आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ पर ऊपर से यहाँ से क्या करते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप किसको डालने वाले हो, तो आंसर है आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने वाले हो किसको, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है ना। तो यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पर डालोगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप यहाँ पर डालते हो तो हमें एक बड़ा अच्छी चीज देखने को मिलती है। वो क्या देखने को मिलती है कि यहाँ से एक गैस बाहर निकलती है, एक गैस निकलती है, बड़ा तेजी से बाहर निकलती है। और उस गैस के पास अगर मैं एक कैंडल को लेकर जाता हूँ, है ना, किसको लेकर जाता हूँ प्यारे बच्चों, एक कैंडल को लेकर जाता हूँ, तो ये देखने को मिला है कि अगर उस कैंडल को हम यहाँ लेकर जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना, तो क्या होता है वहां पर पॉप का साउंड सुनने को मिलता है। क्या होता है, पॉप का साउंड सुनने को मिलता है, जब कैंडल को इधर लेकर जाते हैं तो पॉप साउंड होता है। तो पॉप साउंड हो रहा है, इसका मतलब वो गैस कौन सी है, आपने पहले पढ़ा होगा, कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस बनती है, और दूसरी बात जो है कि दूसरी और भी कोई चीज बनती है कि या फिर सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आंसर है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको जिंक से रिएक्ट कराने पर वो अपने जिंक सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक सल्फाइड में, ठीक है ना, या जिंक सल्फेट कहना चाहिए मुझे, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक सल्फेट में, तो वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर आपको जिंक सल्फेट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा। जिंक सल्फेट, ठीक है ना, जिंक सल्फेट बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर से देखो रिएक्शन किस तरह से होने वाली है। एक तो हम जो लेकर चले थे वो क्या लेकर चले थे, जिंक और हाइड्रो नहीं, हम सल्फ्यूरिक एसिड लेकर चले थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, कौन सा लेकर चले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर चले और फिर हमें वहां पर दो चीजें देखने को मिली, एक तो हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाती है और दूसरा वहां पर जिंक सल्फेट देखने को मिल जाता है। तो अब क्योंकि वहां पर नए सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं, पहले जो सब्सटेंस लेकर चले थे वो सब्सटेंस यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या हो रहे हैं प्रोसेस में, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। तो क्योंकि नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैसी कैटेगरी में डाली जाएगी, केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में, ठीक है ना। तो ये क्या बन रही है, एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन के लेबोरेटरी में भी कुछ एग्जांपल्स देखते हो और अपनी डेली लाइफ में
अपने घर में इस तरह से केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल आप देखते रहते हो, ठीक है ना। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? आंसर इज, जब भी कोई एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट किससे, ओरिजिनल सब्सटेंस से, तो हम उस प्रोसेस का नाम क्या रख देते हैं, केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन।